शुरुआत करते हैं दोस्तों आज के न्यूज़पेपर की। हम पहली न्यूज़ देखने वाले हैं हैंगिंग के अल्टरनेट और क्या क्या हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा है कि हमें और भी ज़्यादा डेटा की ज़रूरत है कि हैंगिंग के बदले में भी क्या किसी और तरीके से हम किसी को मौत की सज़ा दे सकते हैं। सी इफ देयर इज़ ए मोर ह्यूमैन मेथड। ह्यूमैन मेथड, ठीक है। यहाँ जो ह्यूमैन वर्ड यूज़ किया गया है उसका मतलब होता है मानवीय, ठीक है, ये है ह्यूमैन वर्ड। ह्यूमैन मेथड ऑफ एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन मतलब होता है, ठीक है, फांसी की सज़ा। तो एग्जीक्यूशन का मतलब होता है निष्पादन, कार्यान्वयन या फिर अमल में लाना। क्या हम कोई और ऐसी मानवीय मेथड है जिसको कार्यान्वयन में ला सकते हैं जो कि रेंडर कर देगी प्रेजेंट प्रैक्टिस को अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है, जिसके माध्यम से हम ये कह सकें कि अभी जो हम विधि इस्तेमाल कर रहे हैं वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो एक बेंच थी, चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ एंड जस्टिस पी एस नरसिम्हा की, इन्होंने गवर्नमेंट से कुछ बात कही है। सुप्रीम कोर्ट ने ट्यूसडे के दिन कहा है केंद्र सरकार को कि आप हमें डेटा प्रोवाइड करिए दैट में पॉइंट टू ए मोर डिग्निफाइड, ठीक है, लेस पेनफुल एंड सोशली एक्सेप्टेबल मेथड ऑफ एग्जीक्यूटिंग प्रिजनर्स अदर देन डेथ बाई हैंगिंग। तो यदि हमें किसी प्रिजनर्स को मौत की सज़ा देना है तो उसको फांसी में लटका कर के ही सज़ा दिया जाए, ये ज़रूरी नहीं है। आप ऐसी मेथड को बताइए जो कि ज़्यादा डिग्निफाइड हो, कम पेनफुल हो और समाज जिसको एक्सेप्ट कर ले। इसके लिए आप हमें डेटा प्रोवाइड करिए। तो एक बेंच थी, चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, इसके साथ साथ में जस्टिस पी एस नरसिम्हा even mooted the setting up of an expert committee to relook India's method of putting to death its criminals। यहाँ तक कि ये जो बेंच है डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पी एस नरसिम्हा, इन्होंने इस बात पर भी जोर दिया, इस बात पर भी फोकस किया है कि आप एक एक्सपर्ट कमेटी का गठन करिए ताकि इंडिया की जो मेथड है जिसके माध्यम से वो क्रिमिनल्स को डेथ प्रोवाइड करता है उसको रीलुक किया जा सके। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा है कि ये जो इस प्रकार की कमेटी रहेगी इसमें एक्सपर्ट रहेंगे नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ के, प्रोफेशनल ऑफ लॉ रहेंगे, नहीं प्रोफेसर्स ऑफ लॉ रहेंगे, इसमें डॉक्टर भी बैठेंगे, साइंटिफिक पर्सन भी इसमें बैठेंगे, तब जाकर के ये कमेटी बनेगी। कोर्ट ने ये भी इंडिकेटेड किया है केंद्र सरकार को कि represented by Attorney General R. Venkat Ramani that it needed some underlying data based on which it could examine if there was a more humane method of execution which would render death by hanging unconstitutional। तो सरकार की तरफ से जो वकील पेश किए गए थे अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमानी, इनसे कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो मेनली डेटा की डिमांड करी गई है कि आप जो है हमें डेटा प्रोवाइड करिए। यदि हमें जो है हैंगिंग के द्वारा जो डेथ हो रही है उसको रीलुक करना है तो हमारे पास बेटर डाटा होना चाहिए। हम ये जानना चाहते हैं, ठीक है, हैंगिंग के द्वारा जो डेथ सेंटेंस हम दे रहे हैं उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, पेन किस प्रकार से होता है, पीरियड ऑफ एक्चुअल डेथ एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज फॉर हैंगिंग ए पर्सन। इसके साथ साथ में, ठीक है, क्या क्या रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है हमको हैंगिंग के लिए। बेंच ने ये भी एक्सप्लेन किया है कि हमें इस बात की भी ज़रूरत है कि हम जो है साइंस टेक्नोलॉजी इनका सहारा लें और इसके ही माध्यम से जो है ह्यूमन डिग्निटी प्रभावित ना हो, ह्यूमन डिग्निटी को ज़्यादा नुकसान ना हो, इस प्रकार से हमें किसी मेथड का ईजाद करना है। तो
जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है वो एक पिटीशन थी जिसको फाइल किया गया था एडवोकेट ऋषि मल्होत्रा के द्वारा, जो कि चैलेंज कर रहे हैं ये जो डेथ है फांसी के द्वारा दी जाती है उसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी संवैधानिक वैधता को इन्होंने चैलेंज दिया था। सेक्शन 354(5) ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर ये क्या कहता है, ए पर्सन सेंटेंस्ड टू डेथ शैल बी हैंग्ड बाय द नेक टिल ही इज डेड। तो धारा 354(5) कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर क्या बोलता है, ठीक है, यदि किसी पर्सन को डेथ की सज़ा देना है तो उसको क्या है फांसी के फंदे में लटकाया जाता है जब तक वो उसकी डेथ ना हो जाए। इसके बाद अगली खबर हम देखने वाले हैं एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी से रिलेटेड, पार्टिकुलरली हम बात करेंगे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से रिलेटेड। यहाँ एक टर्म यूज़ की गई है एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी। तो एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी के माध्यम से आईएमएफ किसी कंट्री की सहायता करता है रुपया पैसा दे करके, पार्टिकुलरली वो डॉलर प्रोवाइड करता है ताकि कोई भी देश पेट्रोल डीजल खरीद सके। बाहर से कोई भी चीज़ उसको इंपोर्ट करना है तो उसके लिए उसके पास डॉलर होना चाहिए, तो डॉलर प्रोवाइड करता है कौन, आईएमएफ। आईएमएफ ऑफर करता है लोन्स टेलर्ड टू कंट्रीज नीड्स ताकि कंट्री की जो भी ज़रूरत है वो उसको पूरा कर सके। ईईएफ को डिज़ाइन किया गया है ताकि हेल्प किया जा सके किसी कंट्री की जब वो एक्सपीरियंस करता है फाइनेंसिंग क्राइसिस को, फाइनेंसिंग डिफ़िकल्टीज़ को, लार्जली एज ए रिजल्ट ऑफ impediments in the way its economy is structured. Engagement and repayment period are longer than in other IMF loans. 3 years and 4.5 से लेकर के 10 साल रिस्पेक्टिवली टाइम पीरियड बताया गया है लोन के रीपेमेंट का, ठीक है। तो 4.5 से लेकर के 10 साल का टाइम पीरियड आपको दिया जाता है कि आप इस टाइम पीरियड में लोन का रीपेमेंट कर सकते हैं। इसके बाद हम समझेंगे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड क्या होता है। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक दोनों में ही हमेशा से ही हम देखते हैं कन्फ्यूजन रहता है हमको, आईएमएफ वर्सेस वर्ल्ड बैंक आज हम देखने वाले हैं। तो दोनों में क्या अंतर है, क्या क्या किस किस प्रकार से ये कंट्रीज़ मदद करते हैं। तो देखिए, ग्लोबलाइजेशन इज़ ए प्रोसेस दैट इज़ फैसिलिटेटेड बाय 3 की ऑर्गेनाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जो कि 3 की ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से चल रही है। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक है। मोस्ट केसेस में क्या होता है, मैनी ऑफ अस गेट ए बिट कन्फ्यूज्ड व्हेन लुकिंग एट वर्ल्ड बैंक एंड इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड रिगार्ड टू देयर मेंबर नेशंस फंक्शंस ऑब्जेक्टिव एंड स्ट्रक्चर। हम हमेशा कन्फ्यूजन में रहते हैं, ठीक है, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक को लेकर के। ये जो दो ऑर्गेनाइजेशन हैं दोनों अपने आप में अलग हैं, बट द मेजर डिफरेंस इज द वर्ल्ड बैंक हैज़ बीन एस्टेब्लिश एज ए डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड बैंक को हमने स्थापित किए हैं एज ए डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर, जबकि जो आईएमएफ है इसकी स्थापना करी गई थी एज ए कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर। आगे इसको एक्सप्लेन करते हुए देखिए, वर्ल्ड बैंक प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल एड डेवलपिंग कंट्रीज़ को पूरे विश्व भर में, जबकि जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होता है ये गरीबी को हटाने का काम करता है। इसके साथ साथ में फैसिलिटेट दैट द रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज़ हाई, प्रमोट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड आल्सो प्रमोट इंटरनेशनल ट्रेड, अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड को बढ़ावा देना, इसके साथ साथ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को बनाए रखना और गरीबी को घटाना, एम्प्लॉयमेंट रेट को बढ़ाना, ये पूरे के पूरे उद्देश्य हैं किसके, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के। वहीं जो वर्ल्ड बैंक होता है वो डेवलपिंग कंट्रीज़ को फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करता है। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को हम पहले समझते हैं। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड क्या है, एक ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन है
जिसकी स्थापना करी गई थी 1994 में, और ये कहाँ पर लोकेटेड है? वाशिंगटन डीसी, यूएसए में। आगे इसने अपने कामकाज को 1947 में चालू कर दिया था। इसके यदि शुरुआती दौर की बात करें तो इसके मात्र 31 मेंबर कंट्रीज़ थी, जो कि आज के टाइम में आप देखेंगे इंक्रीज होकर के 188 कंट्री हो गए हैं। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एक यूनिटरी ऑर्गेनाइजेशन है एंड इट इज़ एफिलिएटेड विद द यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और इसको एफिलिएशन मान्यता किसके द्वारा मिली है? यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से। इसके जो मेंबर कंट्रीज़ हैं वो एक्सेस कर सकते हैं कंसेशनल एंड नॉन कंसेशनल रिसोर्सेज को, मतलब कि आपको दो तरीके से मदद मिल सकती है, एक रियायती दर पर और दूसरा कम रियायती दर पर। आईएमएफ का जो मेन फंक्शन है वो है क्रिटिकली लुकिंग करना है इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम को। 2012 में इसका जो एरिया ऑफ ऑपरेशन है इसको एक्सटेंड कर दिया गया एंड इनेबल्ड इट टू ओवरसी ऑल मैटर दैट रिलेट टू फाइनेंस एज वेल एज मैक्रो इकोनॉमिक से संबंधित मुद्दे देखेगा, फाइनेंस से रिलेटेड मुद्दे आईएमएफ देखेगा। ये इंश्योर करता है कि इसका जो सिस्टम है वो सस्टेनेबल ग्रोथ लेकर के आए, किसी भी देश की इकोनॉमी को, पॉवर्टी को रिड्यूस करे, इसके अलावा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लेकर आए और इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ावा दे। एवरी मेंबर नेशन हैज़ इट्स आउन बोरोइंग राइट एज वेल एज वोटिंग पावर। प्रत्येक जो वोट नेशन है, प्रत्येक जो मेंबर कंट्रीज है उसके कुछ बोरोइंग के अधिकार हैं, इसके साथ साथ में हर किसी का वोटिंग पावर होता है। which are determined by the quota which is taken to be the base. Each member nation contribute to the fund in fixed quota as decided by the nation's income and its international trade. इंटरनेशनल ट्रेड और इनकम के हिसाब से आप जो है इसमें इस ऑर्गेनाइजेशन को पैसा देते हैं। अब फिर आगे आ जाता है हमारा वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि काम करता है डेवलपिंग कंट्रीज़ को लोन प्रोवाइड करने के लिए ताकि वो गरीबी को घटा सके। जस्ट लाइक आईएमएफ, इसकी स्थापना हुई थी ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विच वाज हेल्ड इन वाशिंगटन डीसी 1994। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन स्टार्ट हो गया था एज ए सिंगल ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन करेंटली ये जो है मेड अप हुआ है ग्रुप ऑफ 5 ऑर्गेनाइजेशन। आज के टाइम में इसमें 5 संगठन काम करते हैं। द इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट IBRD, फिर है ICSID इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट, फिर है IFC इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, फिर है IDA इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, फिर है मीगा मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन जिसको IBRD कह रहे हैं, और IDA इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, ये दो मेन कॉन्स्टिट्यूट माने जाते हैं वर्ल्ड बैंक के। वर्ल्ड बैंक के दो हिस्से कौन कौन से हो गए समझ लीजिए आप, IBRD और IDA। It is a part of the World Bank Group and it is also a member of United Nations Development Group. Currently, member countries of International Bank for Reconstruction and Development IBRD की बात करें तो उसमें 188 कंट्री शामिल हैं एंड दोस ऑफ इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन IDA में 172 कंट्री शामिल हैं। तो वर्ल्ड बैंक को इस्टेब्लिशमेंट करने के पीछे रीज़न क्या था? वो था इकोनॉमी की सहायता करना जो कि सफ़र कर रहे हैं ड्यू टू वर्ल्ड वार सेकेंड से। लेकिन बाद में इसका उद्देश्य भी चेंज हो गया। अंडर डेवलप्ड जो कंट्रीज़ हैं, ठीक है, वहाँ पर हम कैसे करके उनकी गरीबी को घटा सकते हैं और उनको जो है डेवलप कंट्री की श्रेणी में हम लेकर के आएंगे। दोनों संगठन के बीच में मेन अंतर क्या है? डेफिनेशन IMF वर्सेस वर्ल्ड बैंक। IMF एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि कंट्रोल करता है इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम को, जबकि वर्ल्ड बैंक एक ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि पैसा उधार देता है डेवलपिंग मेंबर कंट्रीज़ को, सो एज टू इरिडिकेट पॉवर्टी एंड प्रमोट इकोनॉमिक डेवलपमेंट। फंक्शन की बात करें तो IMF फोकस करता है इकोनॉमी की स्टेबिलिटी के ऊपर, गरीबी को घटाने के ऊपर,
आपकी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो स्थिर रहे। वर्ल्ड बैंक ऑन अदर हैंड फोकस करता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज एंड प्रोवाइड करता है चैनल फॉर बोरोविंग। साइज के हिसाब से यदि देखें तो वर्ल्ड बैंक जो है बड़ा है आईएमएफ की तुलना में, साइज के हिसाब से देखें तो आईएमएफ के पास जो है 2300 स्टाफ मेंबर्स हैं एक्सप्रोक्सीमेटली, जबकि वर्ल्ड बैंक के पास में 7000 कर्मचारी काम कर रहे हैं। वर्ल्ड बैंक इज़ मोर देन 3 टाइम्स लार्जर देन आईएमएफ, आईएमएफ से 3 गुना बड़ा है वर्ल्ड बैंक। ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर की बात करें, आईएमएफ जो है यूनिटरी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, विथ 4 क्रेडिट लाइंस, जबकि जो वर्ल्ड बैंक है वो बायलैटरल ऑर्गेनाइजेशन है। मतलब इसके अंदर भी हमको दो प्रकार के संगठन देखने को मिलते हैं, आईबीआरडीए और आईडीए। कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात करें तो आईएमएफ के पास में 188 मेंबर कंट्रीज़ हैं, वर्ल्ड बैंक के पास 188 मेंबर कंट्रीज़ हैं। इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन और आईबीआरडी के बाद पास में 172 हैं मेंबर कंट्रीज़ ऑफ इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। ऑपरेशंस की बात करें तो आईएमएफ प्रोवाइड करता है एडवाइस और असिस्टेंस, जबकि वर्ल्ड बैंक फाइनेंस प्रोवाइड करता है, मतलब पैसे उधार देता है। ऑब्जेक्टिव की बात करें तो आईएमएफ का मेजर ऑब्जेक्टिव है डील करना फाइनेंशियल मैटर और माइक्रो इकोनॉमिक कंडीशन से, और वर्ल्ड बैंक की यदि हम बात करें तो ये प्रमोट करता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट को। और यहाँ छोटा सा चार्ट दिया गया है, इसके माध्यम से आप सारी की सारी चीज़ों को क्लियर कर सकते हैं। इसके बाद हम आगे चलते हैं और देख लेते हैं कि आईएमएफ की तरफ से कौन सी न्यूज़ आई है। तो आईएमएफ ने क्लियर कर दिया है $3 बिलियन के बेल आउट को श्रीलंका के लिए। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने मंडे के दिन क्लियर कर दिया है 3 बिलियन एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी श्रीलंका के लिए, ठीक है। कुल मिलाकर के अनलॉक किया जा रहा है ज़्यादा से ज़्यादा लोन, किसको? डेब्ट राइडन आइलैंड नेशन को, दैट इज़ स्ट्रगलिंग टू रिकवर फ्रॉम लास्ट ईयर्स इकोनॉमिक मेल्टडाउन। तो अपनी जो इकोनॉमिक ख़राब कंडीशन है उससे अभी श्रीलंका गुजर रहा है, ठीक है, उससे उसको निजात पाने के लिए लोन प्रोवाइड किया गया है $3 बिलियन का। ईईएफ सपोर्टेड प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव क्या है? ताकि यहाँ की जो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है उसको रिस्टोर किया जा सके। इसके साथ साथ में डेब्ट सस्टेनेबिलिटी प्राप्त करना है, सेफगार्ड करना है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को, एंड स्ट्रक्चरल जो रिफॉर्म्स है ताकि अनलॉक कर सकें हम श्रीलंका की ग्रोथ पोटेंशियल को। इसलिए हमें जो है स्ट्रक्चरल कुछ चेंजेस लेकर के आना है। करप्शन एक की इशू माना जाता है आईएमएफ के लिए। An IMF governance diagnostic mission has started assessing Sri Lanka's governance and anti-corruption framework in its first such exercise in Asia, IMF official said on Tuesday. तो IMF जो है करप्शन को भी देखता है कि क्या कोई कंट्री करप्शन के किस हद तक, किस पैमाने तक करप्शन को सपोर्ट कर रहा है, करप्शन के लिए इस कार्रवाई नहीं कर रही, सारी चीज़ें भी देखी जाती हैं। इसके बाद हम देखने वाले हैं आईआईटीज़ में किस प्रकार से डिस्क्रिमिनेशन होता है और उसको कैसे करके हम रिजॉल्व कर सकते हैं। तो अभी हाल ही में एक लड़के की डेथ हुई थी जो कि दलित कैटेगरी में आता है। डेट है 12 फरवरी 2023 की। केमिकल इंजीनियरिंग का अंडर ग्रेजुएट लड़का था, यह दर्शन सोलंकी नाम है। कहाँ पर पढ़ाई कर रहा था? आईआईटी बम्बे में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बम्बे में केमिकल इंजीनियरिंग के तौर पर पढ़ाई कर रहा था। उसने 12 फरवरी 2023 को आत्महत्या कर ली। वो एक दलित था। संस्थान ने जांच करने के लिए एक 12 सदस्य की कमेटी का गठन किया था जिसने 2 मार्च को अपनी रिपोर्ट सौंपी। रिपोर्ट में कहा गया है कि विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्राप्त अंकों से ऐसा लगा है कि दर्शन सोलंकी का प्रदर्शन विशेष रूप से क्या हुआ ना, जो सेकेंड हाफ द ऑटमन सेमेस्टर है उसमें उसका प्रदर्शन खराब रहा था। फिर उनका बिगड़ता शैक्षणिक प्रदर्शन उन्हें गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता था। रिपोर्ट में आगे कहा गया है, दर्शन की बहन के बयान के अलावा
उनके द्वारा आईआईटी बम्बे में रहने के दौरान प्रत्यक्ष जाति आधारित भेदभाव का कोई विशेष सबूत नहीं मिला है। एक सतत प्रक्रिया, ठीक है। अनलाइक द हार्ड साइंसेस, एस्टेब्लिशिंग कैजुअल लिंक ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इज चैलेंजिंग। भेदभाव के कारण संबंधों को स्थापित करना काफी चुनौतीपूर्ण रहता है। हालांकि हम ये देखते हैं कि कार्यकरण स्थापित करने के लिए उपकरणों की कमी भेदभाव की उपस्थिति को नकारती नहीं है, बताती है कि भेदभाव हुआ है। इन थिंकिंग अबाउट मार्जिनलाइजेशन द टेंडेंसी इज टू सिंपैथाइज द मोस्ट विक्टिमाइज्ड। हास्यकरण के बारे में सोचने की जो प्रवृत्ति है सबसे ज़्यादा पीड़ित के प्रति सहानुभूति रखने की होती है, जबकि ये समझ में आता है कि इसे भेदभाव के कई रूपों को कम करना चाहिए। इसे भेदभाव के कई रूपों को कम नहीं करना चाहिए। जिस चीज़ की ज़रूरत है वो सबसे अधिक पीड़ित के लिए सहानुभूति, या फिर ठीक है, सहानुभूति अकेली उसको नहीं चाहिए, सहानुभूति के अलावा भी उसको कुछ चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। आगे हमको ये भी समझने की ज़रूरत है